चलिए, क्या टॉपिक होना है आप लोगों का? लास्ट क्या हुआ था आप लोगों का टॉपिक? रिवोल्ट होना है। हो गया। फार्मर रिवोल्ट के बाद वाला। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, फार्मर रिवोल्ट लिख लाए, बोला था ना लिखने के लिए आप लोगों को। ठीक है, जो लोग भी लिख के लाए हैं वो लोग सबमिट कर दीजिएगा, चेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। टॉपिक है 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। 1857 रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। बाकी लोगों का फास्ट है क्या? फास्ट है आप लोगों का? सबका ही होता होगा ऑलमोस्ट। आप लोग का नहीं है? रखते नहीं कि है नहीं? इस बार नहीं है? अरे जिस साल एग्जाम उग्जाम देना हो ना, उस साल एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जिन्होंने कभी नहीं रखा वो लोग भी रखते हैं, तो छोड़ने की कोशिश तो मत करिएगा। अगर आपको देना है एग्जाम इस साल या नेक्स्ट ईयर देने हैं तो दो चार फास्ट कर लीजिए, हो सकता है सुनी ले ऊपर वाला। ठीक है, मैंने बोला ना मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा कमाई नवरात्रि में ही होती है पंडित जी लोगों की। वहाँ के लड़के फास्ट रखते हैं सब, समझ रहे हैं? बेचारे करेगा आता कुछ, हम लोग भी बड़े शौक में थे, तो वो हम लोगों ने एक टाइम एक दिन एक साल रखा था। वो जो दिया जला के रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अखंड ज्योत, हाँ, अखंड ज्योत। तीन लड़के थे, शौक तो बहुत है, रखते हैं, हम भी रखें यार, सब लड़कियां सब रखती थी भाई। तो सबने बोला रख लेता है, रख के क्या? अच्छा, वो कंडीशन हमें नहीं पता थी उसकी कुछ और भाई, प्रॉपर वो जलते रहनी चाहिए, अखंड है तो यार। और दूसरे दिन ही बंद हो गई। कौन उठ के तेल डालना पड़ता है ना, रात को उठ के उसको पूरा करना पड़ता है। अरे बड़ी मेहनत मांगता है वो, मजाक थोड़ी हो। लेकिन एक चीज जानबूझ के हमने नहीं किया था, तो हमारी वो गलती तो नहीं कह सकते हम, लेकिन वो चल नहीं पाई, मतलब नहीं हो पाई अखंड ज्योत। आप लोग रखते हैं अखंड ज्योत? कोई रखते हैं? तो बाप रे, बड़ा उसमें है। और वो भी रखते हो प्लांट वगैरह भी उगाने, वो क्या होता है जौ वाला, रखते हो? हम लोगों ने रखी थी सही वाली, उस दिन बड़ा शौक चढ़ा था उस साल। वो हुई नहीं यार, इतनी बड़ी बड़ी बस हुई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुई, भगवान जाने। उसका एक टेक्निक होती है, उसके लिए एक प्रॉपर है। अच्छा, पता नहीं यार, दुकान वाले ने कुछ दे ही दिया था, एक पॉट दिया था, मिट्टी दी थी, उसी ने ये सब दिया था। जौ डाली, हुई नहीं यार, 4 5 6 दिन तक तो हुई नहीं, पर लास्ट में थोड़ी बहुत निकली, बस 2 दिन में घंटी जोत बंद हो गई। तो हमने कहा इस साल एग्जाम रहने देते यार, ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों ना, अच्छा लक्षण ठीक नहीं लग रहे। तो ठीक है, बढ़िया, आप लोग भी अगर मतलब ठीक है। कहने का ये है कि अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा है। तो वो सब भी प्याज लहसुन वगैरह भी बंदी होगा, बढ़िया। नॉनवेज तो है कोई खिलाड़ी? नवरात्रि में तो नहीं, कौन रिस्क ले, है ना? हाँ, बंगाली में तो होता है, बंगाली में तो शायद तो फिश उनमें चढ़ता भी है प्रसाद ऐसे, वो तो हाँ वो अच्छा है वो तो। देखो यही तो हमारी जो कल्चरल है ना, सोचो कितना डाइवर्सिफिकेशन है, कि कहीं पे वही सेम चीज को अपशगुन माना जाता है कि कुछ टच भी नहीं कर सकते, और सेम चीज उसी धर्म में किसी और कम्युनिटी में क्या माने, प्रसाद मानी जा रही। सोचो, मछली वहाँ तो बहुत अच्छी मानी जाती है, इवन हर एक फेस्टिवल में वहाँ चढ़ती है मछली। ठीक है, बट सोचो, बस यही है हिंदू धर्म का, बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। 1857 का रिवोल्ट, चीज़ें लगभग आपको पता हो चुकी हैं, कोई नई चीज़ इसमें डिस्कस कमी है, ऑलमोस्ट चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं। 1857 के रिवोल्ट में हेडिंग वाइज चलेंगे, तो सबसे पहले आ जाओ रीजंस। 1857 रिवोल्ट के कारण क्या क्या हैं? लगभग सेम कारण है, मैं हेडिंग वाइज चलूंगा, चीज़ें आपको सब पता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, वैसे ऑलमोस्ट ये चीज़ें लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस हुई हैं। रीजंस कौन कौन से हैं? तो रीजन में सबसे पहला आइए इकोनॉमिक रीजन। रीजन में जो सबसे पहला रीजन है दैट इज इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण। इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन के अंदर इसका मतलब कोई भी रीजन विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमी।
तो इकोनॉमी के रीजन में क्या क्या चीजें होंगी लगभग जानते हैं, चलिए क्या करते हैं। सबसे पहला रीजन होगा एंड ऑफ ट्रेड, व्यापार का विनाश। एंड ऑफ ट्रेड क्लियर हो गया सबको? एक्सपोर्ट ड्यूटी हाई, इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ याद आ रहा सारा कुछ? पीछे पूरा डिस्कस हो चुका है तो ठीक है। तो इसमें क्या दो चीजें आप डाल सकते हैं, पहला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला, और दूसरा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो ब्रिटेन में किस में होगा? बल्क में। हमारे यहाँ किस में प्रोडक्शन होता था? मैनुअली। तो लॉजिक बात है, मैनुअल चीजें धीरे धीरे मार्केट से क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाए, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। चीजें को ज्यादा प्रोडक्शन में होंगी तो खत्म होंगी। तो ये दो रीजन में एंड ऑफ ट्रेड आप डालेंगे, ठीक है। तो पहला हुआ आयात निर्यात, दूसरा हुआ आधुनिकीकरण। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ शोषण। ऑब्वियस है, शोषण की क्लास में अगर आप डालेंगे तो इसमें मेनली कौन होंगे? आपके फार्मर्स, ठीक है। दूसरे हद तक कौन आएंगे? कुछ हद तक आएंगे लेबर्स, मजदूर, किसान और मजदूर। मजदूर मैंने बोला दूसरे नंबर पे डालना, पहले नंबर पे नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर भी आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तो वही तीनों लिखिए, डैश टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली। जो तीनों प्रणालियों के नाम आपको पूरा पता हो चुके हैं, रैयतवाड़ी, ये तीनों नाम, ठीक है। तो तीनों नाम इसमें नोट कर लीजिएगा। तो फार्मर्स इकोनॉमिक रीजन में डन। थर्ड, थर्ड है आपका फेमाइन। ये भी मैंने आपको लिखने के लिए भी दिया था, फेमाइन्स, अकाल। अकाल कंप्लीट हो चुका है, आपको मैंने बोला था पढ़ने के लिए। अकाल आयोग सब हो गया प्रॉपर, ठीक है। फेमाइन्स। नेक्स्ट ध्यान से, फोर्थ पॉइंट वो है जागीर। इसको कैप्चर करना। जागीर का मतलब होता था लैंड, जमीन। ये जागीर किसके पास होती थी? जमींदार लोगों की जो जमीनें होती थी, उन जमीनों को ब्रिटिशर्स क्या कर लेते थे? कंट्रोल कर लेते थे ना, कैप्चर कर लेते थे। वो कैप्चर क्यों करते थे? रीजन वही है, याद है? जमींदारी सिस्टम। शाम तक अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो आपकी जमीन किसकी होगी? गवर्नमेंट की। कुछ याद आ रहा? जमींदारी, ये वो वाली जमीन है, ठीक है। तो डैश करके लिख लो जमींदारी सिस्टम। और फिफ्थ पॉइंट में वो है डिके ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का नष्ट होना। डिके ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का नष्ट होना। ये सभी रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, किस चीज से रिलेटेड? उससे, ठीक है। कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस स्टेटमेंट होता था, इवन इसमें एक और पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूओ वारंटो, QUO, क्यूओ वारंटो, WARRANTO। क्यूओ वारंटो का मतलब है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का कानून आया था, अधिकार परीक्षा, QUO WARRANTO, क्यूओ वारंटो। डैश एडमिनिस्ट्रेशन हैज दिस राइट, प्रशासन के पास ये अधिकार था। एडमिनिस्ट्रेशन हैज दिस राइट, प्रशासन के पास ये अधिकार था। डैश टू चेक द सर्टिफिकेट ऑफ अ लैंड, टू चेक द सर्टिफिकेट ऑफ अ लैंड, किसी भी जमीन के सर्टिफिकेट को चेक करना। इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, इफ दैट वाज नॉट अवेलेबल, देन गवर्नमेंट कैन एक्वायर दैट लैंड। अगर वो सर्टिफिकेट ना मिले तो सरकार उस जमीन को जब्त कर लेती थी। एक्वायर दैट लैंड, जमीन को जब्त कर लेती थी, ठीक है। तो ये है आपका रीजन नंबर, इकोनॉमी का रीजन। दूसरा ये पॉलिटिकल रीजन।
पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? पॉलिटिकल रीजन में सबसे पहला आएगा पॉलिटिकल रीजन में, वो है डलहौजी। डलहौजी की नीतियां, पॉलिसी ऑफ डलहौजी। डलहौजी की पॉलिसीज, डलहौजी की पॉलिसीज में दो तीन चीजें आप पढ़ेंगे समझेंगे। पॉलिसी ऑफ डलहौजी में जो सबसे पहला है पॉलिसी में, दो तीन चीजें हैं। चलिए नंबर एक पहला लिखिए, सब्सिडरी अलायंस। डलहौजी की पॉलिसी में पहली पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी कहलाती है सब्सिडरी अलायंस। ये कहलाती है सहायक संधि। ये मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं, आपको कुछ याद है? सब्सिडरी अलायंस में क्या था? दो स्टेट थे, आपस में कनेक्ट होते थे, दोनों स्टेट की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, एक रेजिडेंट रखा जाता था, सारा कुछ समझ में आ रहा पूरा? वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा लिखिए, ये समझ गया ना? ये दोबारा फिर वही सेम। दूसरी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये सुने होंगे आप लोग, इसको बोलते थे व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी पूरी डिस्कस हो चुकी है, याद है? गोद लेते थे बच्चे को, उसका कंट्रोल नहीं होता था, कुछ याद आई कहानी? पूरी नोट कर लीजिए उसी को। थोड़ा थोड़ा में नोट जरूर कर लेना, 10-10 वर्ड में, कि मतलब है क्या इसका। सब्सिडरी अलायंस में दो स्टेट थे, बीच में सेफ्टी कंट्रोल, कुछ याद आ रहा है? ब्रिटिश रेजिडेंट को आपको रखना था कंपलसरी, कुछ ये कंडीशंस थी, ठीक है? और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में लिख लीजिए, इफ ओरिजिनल सन इज नॉट अवेलेबल, अगर खुद का लड़का अवेलेबल ना हो, देन आफ्टर डेथ ऑल प्रॉपर्टी टू बी कैप्चर्ड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये बहुत मैंने बताया तो काम की पॉलिसी थी। काम का मतलब अंग्रेजों के काम के लिए थे। इस हिसाब से लिखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में 17, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर 17, दूसरा जैतपुर, JAIT, जैतपुर, बघाट, BAGHAT, बघाट, नेक्स्ट उदयपुर, उदयपुर, नेक्स्ट झांसी, नागपुर, नागपुर। ये सीरीज में याद रखना, ये वो स्टेट हैं जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जिन पे कंट्रोल कर लिया गया था। सीरीज याद है? पहला वाला जो लिखे हो 17, वो 1848 में है, 48 में, और नागपुर 54 में है। बीच के टाइम में ये सारी हुई हैं, ठीक है? सीरीज समझ गए? तो इस सीरीज के हिसाब से कंट्रोल किया गया था। इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था अवध का, क्योंकि अवध उस समय बहुत मेजर एरिया था उस समय का, लेकिन अवध का जो किंग थे उनका खुद का लड़का था। तो समझ रहे हो बात? लेकिन समझो मेन क्या था इसमें, ऑलमोस्ट अगर आप उस समय का भारत देखेंगे, इंडिया अप्रोक्सीमेट, मोटा मोटी समझिए, तो ऑलमोस्ट ये सारा पोर्शन एक तरीके से, ये हिस्सा, यहाँ पे झांसी वाला, ये वाला, ये सब एक कवर की। दिक्कत बस किसको हो रही थी? ये वाला बीच वाला, ये पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन था आपका? अवध। तो अवध के क्या था? खुद का लड़का था। दिक्कत यहाँ पे ये थी, तो वो वाली पॉलिसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो उस पॉलिसी के लिए इन्होंने, किसने? डलहौजी ने कॉन्सेप्ट चला, और उन्होंने दिया इसको बैड एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब इसको बोलते हैं कुप्रशासन। कुप्रशासन का मतलब होता है कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस व्यक्ति के हाथों में है, जिस पर्सन के हैंड में है, उसको जनता पसंद नहीं कर रही है। और ये बात ब्रिटिशर्स लोगों को पता चली। किसने बताई? पता नहीं। क्यों बताई? पता नहीं। अमेरिका जैसे इस समय की कहानी है, सेम कहानी ब्रिटिश की उस समय भी थी। अमेरिका क्या कहता है? जहां जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वहां वहां पे अमेरिका फ्रंट में आके लड़ेगा। क्यों? कोई जवाब नहीं।
मैंने बुलाया, भाई तुम्हारे घर की लड़ाई को तुम खुद सॉल्व करोगे ना, लेकिन तुम्हारे घर की लड़ाई में अगर किसी कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है और वो जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रहा है, तुमने बुलाया हो तो समझ में आता, नहीं इन्वॉल्व हो रहा है जबरदस्ती हो रहा है तो गुस्सा आएगा, लेकिन वो होता है। अब समस्या क्या है, दो चीजें, या तो आप अमेरिका के पैरेलल हो जाइए, लॉजिक बात है, इंडिया के साथ बस यही बेनिफिट है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अमेरिका बहुत ट्राई मार रहा है, लेकिन इंडिया की औकात थोड़ी सी है, समझ रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया क्या बोलता है कि हमें थर्ड पार्टी अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी वैल्यू उतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है, उसमें कौन इन्वॉल्व हो जाता है, यूएसए। आज के समय का पूरा जितना भी देख रहे हो चल रही है जिस समय मिडिल ईस्ट की नौटंकी, वो सब में कौन इन्वॉल्वमेंट है, यूएसए का। सबसे ज्यादा शांति समझौते की बात कौन करता है, यूएसए, और सबसे ज्यादा शांति भंग कौन कर रहा है, अमेरिका। सबसे ज्यादा दुखी करके रखा हुआ यूएसए ने, ठीक है। तो ये हुआ कुप्रशत, सीधी बात है, ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो इस बेसिस पर वहां के जो किंग थे उनको उनकी पोस्ट से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक हो गई बात। लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेशन। 1856 में, 1856 में, ठीक है। तो पहला हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो पॉलिसी की मतलब पहली हो गई डेलहौजी की पॉलिसी, दूसरा ये, सेकंड आइए मैं इधर लिख देता हूं ऐसे करके एक साथ। दूसरी पॉलिसी इसमें लिखिए दुर्व्यवहार, बैड बिहेवियर, किसके साथ, किंग के साथ। किंग कहां के, मुगल किंग के साथ, मुगल किंग के साथ बैड बिहेवियर। ये भी कहानी आप लगभग सब जानते हैं। बैड बिहेवियर क्या किया गया था, कुछ याद है, जब इनको इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि याद आ रही, प्लासी के बक्सर के बाद, बक्सर के बाद जब इलाहाबाद की संधि की गई थी तो इनको क्या बोला गया था कि आप चुपचाप कहां रहिए, लंदन में। भाई शुरू में तो बोला था आप इंडिया रेड फोर्ट में रहिए, रेड फोर्ट में रहिए, उसके बदले हम आपको क्या देंगे, से पेंशन, बेसिक इतनी पर्टिकुलर साल की पेंशन मिलेगी, चुप मार के रहिए। लॉजिक बात है, जिसका कंट्रोल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे था उसको आपने एक जस्ट पेंशनर बना के रख दिया, तो बुरा उसको तो लगेगा, उससे ज्यादा किसको बुरा लगेगा, पब्लिक को। भाई अगर आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और नरेंद्र मोदी को कोई कुछ बोलता है तो बीइंग ए, अच्छा ठीक, पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को आप लोग, तो अगर नरेंद्र मोदी को कोई गाली वाली देता है तो आपको कैसा लगता है, अरे भाई साहब ज्यादा ही बुरा लग गया, अच्छा बहुत बुरा लगता है। लॉजिक बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं, नरेंद्र मोदी तक मैं बहुत बड़ा चला गया, आपके पापा की बात कर लेते हैं। आपके पापा को कुछ कहेगा तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो ज्यादा क्लोज हैं यार। तो लॉजिक बात है, जो उस समय के किंग होते थे, अभी भी आपको पता दुनिया भर में बहुत जगहों पे किंग है। कोई एक देश बताइए जहां पे किंग है राइट नाउ, कहां, यूक्रेन में, यूक्रेन में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यूके में, यूके, यूके बहुत सारे हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पे भी जो राजा है वो एटलीस्ट वहां पे अभी भी तो है, इंडिया में कोई जगह पे है राजा, अभी भी बहुत जगहों पे इंडिया में राजा हैं, हाँ बिल्कुल। तो लॉजिक बात यह है कि वो जो राजा हैं उनकी वैल्यू अभी सेम है, तो अगर उनके साथ भी कुछ बुरा हो गया, सिंधिया उंधिया कौन है, ये मोटा मोटी जमींदार है बड़े बड़े ना इलाकों को लेकर के, तो इनकी वैल्यू अप्रॉक्स, वैसे बनारस के भी राजा हैं, बनारस जो है जहां में बस्ती राउंड डाउन है वहां के भी राजा हैं, अभी भी हैं राजा उनने, ठीक है। उनकी वैल्यू को गवर्नमेंट ने नहीं माना बट पब्लिक तो मानती है। बट ये तो कौन से किंग है, मुगल, तो ऑब्वियस बात है पूरा पब्लिक भाई सीधी इनको सपोर्ट करती होगी, तो अगर इनके साथ कुछ बुरा होगा तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा, पब्लिक को। रीजन आप समझ गए, तो डैश करके लिख लो इसी में ही पॉइंटर में, क्या, इश्यू ऑफ पेंशन, पेंशन वाला जो कारण था वो इश्यू आपका इनका था। नेक्स्ट रीजन, तो पहला हो गया वो, नेक्स्ट रीजन इनजस्टिस विद नाना साहब, नाना साहब के साथ, नाना साहब के साथ इनजस्टिस हुआ था, अन्याय। नाना साहब की कहानी अभी आप पढ़ेंगे 1857 में, सुना है आप लोगों ने नाना साहब, कौन थे नाना साहब, नाना साहब के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्या, बोलो बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। पेशवा वाली कहानी मैंने आपको बताई थी थोड़ी थोड़ी, कि जो मुगल मराठा किंग होते थे, मराठा किंग एक पोस्ट जनरेट किए थे पेशवा,
तो पेशवा की पोस्ट, किंग के बाद किंग किंग बनते आ रहे होंगे, तो जो पेशवा का लड़का था वो पेशवा पेशवा बनता आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस समय के आसपास के पेशवा के लड़के थे, इस समय कोई ना कोई होगा। तो इनके साथ ब्रिटिशर्स ने कुछ गलत कर दिया था, ठीक है, इनको हटा दिया था इनकी पोस्ट से। डैश करके लिख लीजिए इसमें एक तो चीज लिखिए। बंदे का नाम है बाजीराव सेकंड। ये किसके हैं? बाजी राव सेकंड, इनके पुत्र हैं। बाजीराव सेकंड के क्या हैं? ये सन है। और सेम कहानी है, इनका भी कॉन्सेप्ट क्या है, इनसे भी एरिया लेकर के इनको क्या दे दिया गया था? पेंशन। 8 लाख रुपए ईयरली, 8 लाख रुपए ईयरली पेंशन इनको भी दे दी गई थी, नाना साहब को। तो ये भी इंसल्ट किसके लिए हुई थी? इनके साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ पॉलिसी, नेक्स्ट मतलब रीजन, फोर्थ में है वो है पैक्स ब्रिटानिका। पैक्स ब्रिटानिका की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ पैक्स ब्रिटानिका, इसको हिंदी में बोलते हैं शांति स्थापना। पैक्स ब्रिटानिका, शांति स्थापना की पॉलिसी। ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिससे वो इंडिया में क्या सेटअप करना चाह रहे थे? पीस को सेटअप करना चाह रहे थे। इसके लिए कोई भी एरिया होता है इंडिया में, पीस को अंग्रेजों ने कैसे सेटअप किया था? बोलो। अरे इंडिया में जो जो गलत चीजें थी उन गलत चीजों को इन्होंने क्या किया था? लाइक इन्होंने एंड किया। इस पॉलिसी में किन किन को एंड किया? पहला मैंने आपको नाम बताया था पिंडारी, कुछ याद आ रहा? दूसरा मैंने बताया था गून, जो ठग होते थे। तीसरा था सती। समझो बात को लेकर के, पिंडारी और ठग, इनसे पब्लिक भी परेशान थी, लेकिन ये लोग तो अपने ही थे ना। बहुत जगहों पे बहुत सारे जो विलेन कैरेक्टर होता है वो उस इलाके में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। भाई समझ रहे हो मेरी बात? यार तुम्हारे मोहल्ले में कोई एक गुंडा ऐसा होता होगा, व्यक्ति जो थोड़ा सा नेचर वाइज गलत होगा, लेकिन उसके सपोर्टर बहुत होते हैं। अरे तुमने उसका नाम सुना है, रॉबिन हुड टाइप के लोगों का, मूवीज में, जो अमीरों से लूट के गरीबों में बांट देता है? हैं? कौन है? लॉरेंस? ये कौन है? लॉरेंस बिश्नोई? मेरे पास जानकारी का अभाव है। तो गैंगस्टर है, अच्छा, तो सपोर्टर हैं उसके लोग। अच्छा, सलमान खान की नाम आवाज आई मुझे कुछ। हैं? अरे बढ़िया आदमी फिर तो क्या हुआ, अभी चल नहीं पाया? अच्छा वो सरदार जो है, समझ गया वो समझ गया। अच्छा, जीप पे मारा था जिसको, थोड़े दिन पहले की इवेंट है। अच्छा वही है। हाँ, तो वैसे लोगों का दिक्कत क्या है, वैसे वो बंदा तो गलत है ना लॉजिकली। कोई गैंगस्टर अगर आप कह रहे हो तो गैंगस्टर लॉजिकली देखा जाएगा तो चीज तो गलत है ना, लेकिन उसके सपोर्टर बहुत सारे हैं, तो बस ये वही वाली कहानी होती है। जैसे ठीक है आजकल के यार टपरी लोग, आजकल के नहीं, वो यूट्यूब यूट्यूब वाले जो, समझ गए हो, छपरी, वो बोल कहा ही नहीं, छपरी लोग, तो उनके भी बड़े सपोर्टर रहते हैं ना, बस ये वही उसी तरीके की कहानी होती है, ठीक है। तो ये लोग थे नेचर वाइज गलत, बट इनका सपोर्ट अच्छा था, तो अंग्रेजों ने इस पॉलिसी के थ्रू इनको खत्म किया। तो इनके जो सपोर्टर होंगे वो किसके अगेंस्ट हो जाएंगे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे, सिंपल बात है। इसके अलावा मैंने तुमको यहां पे एक और बताया था, वो थे जो पुराने ओल्ड सोल्जर थे। कुछ याद आ रहा? पुराने सैनिकों को हटा दिया गया था पोस्ट से। क्या नाम थे दोनों के? कौन? गडकरी, और दो नाम बताए गए थे, एक केरल वाले थे और एक थे महाराष्ट्र वाले, मोपला। याद आ रहा? मोपला और गडकरी, इन लोगों को। तो ये वो लोग थे जो ऑब्वियस बात है इनके सपोर्टर होंगे। तो ये भी किसके अगेंस्ट में हो गए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। पैक्स ब्रिटानिका की पॉलिसी। और एक होता है अनुपस्थित प्रभुसत्ता। नेक्स्ट है, अभी मैं बोलता हूं इंग्लिश में, अनुपस्थित प्रभुसत्ता का सिद्धांत। अनुपस्थित प्रभुसत्ता, एब्सेंट
सोवराइन, एब्सेंट सोवराइन नेचर। सोवराइन का मतलब समझ में आया? मतलब एक ऐसी प्रभुसत्ता, सोवराइन नेचर हम लोग समझते हैं, मैं पॉलिटी में से डिस्कस किया हूं, पॉलिटी में आप लोग सब पढ़ेंगे आगे। सोवराइन नेचर का मतलब होता है कि द डिसीजन ऑफ योर सेल्फ इज टेकन बाय योर सेल्फ ओनली। तो आप नेचर वाइज कैसे कहलाएंगे? सोवराइन कहलाएंगे। समझ रहे हैं? जो डिसीजन पर, तो सीधी बात, अनुपस्थित प्रभुसत्ता मतलब हुआ क्या? इसका मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं भी हैं, मतलब राजा नहीं भी हैं, भाई कायदे में ब्रिटिशर्स राजा तो नहीं थे ना, राजा तो कोई और थे, लेकिन राजा की जगह पे वो एब्सेंट हैं, लेकिन ऑलरेडी कंट्रोल कौन करेंगे? वही कंट्रोल करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? गाजियाबाद का राजा एक्स, गाजियाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ब्रिटिशर्स राजा तो नहीं हुए ना, लेकिन राजा की तरह क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? एब्सेंट सोवराइन। क्लियर हुआ? ये कौन दोनों पे लिखने की शॉर्ट नोट्स आ रखे हैं, ध्यान से भाई, ठीक है? तो ये और वो दोनों पॉलिसी। चलो, तो ये दोनों पॉलिसी, मतलब ये सारे रीजंस आपके किसके रहे? पॉलिटिकल रीजंस में। नेक्स्ट आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन प्रशासनिक पॉलिसी कारण। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कौन कौन से थे? कुछ आइडिया बता पाओगे? लिख लीजिए, लिखने का काम ज्यादा है थोड़ा सा। नंबर 1, सबसे पहला जो रीजन आप देंगे वो है, मैं यहां दे देता हूं, पहला रीजन है भ्रष्टाचार। ऑब्वियस बात है, करप्शन। समझ गए होंगे, प्रशासन में करप्शन तगड़ा ही था, सबको ही पता होगा, कोई नई चीज नहीं है, करप्शन। दूसरा, सेकंड है न्यूट्रलनेस। न्यूट्रलनेस, उदासीनता। किसकी? न्यूट्रलनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप कोई भी रिपोर्ट, अभी भी जैसे न्यूट्रलनेस, आप गए, आपके पास कोई इश्यू हुआ, आप गए बात वहां पे कुछ कंप्लेंट कराने के लिए, गवर्नमेंट कंप्लेंट नहीं कर रही, पुलिस वाले नहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, या सिस्टम आपसा नहीं सुन रहा है, तो वो क्या है? न्यूट्रलनेस। तो ऑब्वियस बात है, धीरे धीरे आपको गुस्सा किसके लिए आएगा? पुलिस के लिए आएगा ना गुस्सा। तो गुस्से, आप क्या पढ़ने जा रहे? 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हो ना, तो रिवोल्ट का मतलब है इंडियन पब्लिक थी वो गुस्से में थी। क्यों थी? रीजन वही तो पढ़ रहे हो। तो उसमें एक रीजन क्या होगा? न्यूट्रलनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनएक्टिव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदासीनता में पहला आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का, और दूसरा जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी ना, वो थी ड्यूरिंग अकाल, फेमाइन के समय की उदासीनता। फेमाइन आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट, पब्लिक जा रही थी गवर्नमेंट से पूछने की सर खाना तो कम से कम हमें दे दो, सरकार ने बोला नहीं दे पाएंगे। और सेम टाइम द मीनवाइल जब इंडिया में एक फेमाइन पड़ा था तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब ब्रिटेन के किंग भारत आते हैं तो उनके लिए एक कोर्ट बनाया गया था, विच इज कॉल्ड दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का क्या हुआ था? ओकेजन बनाया गया था, मतलब सेलिब्रेशन किया गया था। वो आए थे 3 दिन के लिए, तगड़ा पैसा खर्च हुआ था। अब हिसाब समझिए, जहां की पब्लिक भूखे मर रही है और वहां पे कोई बंदा आ जाता है और उसके लिए ये होता है, तो मूड खराब होगा। जैसे आपने बोला मम्मी से खाने को दे दो, मम्मी ने बोला कुछ सब खत्म हो गया, बिस्किट बिस्किट कुछ भी, और पता चला कोई रिश्तेदार में आ गया मम्मी की तरफ के, पापा की तरह, मामा या मौसी, तो नए वाले बिस्किट निकले, आपने कभी देखा ही नहीं तो वाले पैकेट का रखा हुआ है, मूड खराब होगा आपका। बस वही वाला था, ठीक है? तो न्यूट्रलनेस थी, याद रखिएगा। फेमाइन। थर्ड है, ये है भर्ती। वैकेंसी दी किसमें? नंबर 1, पहला है पुलिस और दूसरा है सिविल सर्विसेज। पुलिस में और सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विस समझ गए? नोट करते चलिए, पुलिस सिस्टम एंड सिविल सर्विस। इसी सिविल सर्विस को आईसीएस बोलते थे उस समय ना, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह भी उसी का रीजन था जिसमें क्या करते थे? मेनली फॉर द ब्रिटिशर्स था। पढ़ चुके हो पूरा आईसीएस वाला ना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, और उनकी एक यहां पे सिस्टम था, एक प्रणाली थी, सिस्टम। इस प्रणाली के हिसाब से जो इंडियन हैं, भारतीय, उन भारतीयों को 2 कैटेगरी में डाला गया था। मतलब जो इंडियन हैं वो 2 लोग हैं, मतलब 2 चीजें रखते हैं। पहला है इनएफिशिएंट, अयोग्य,
अयोग्य, इनएफिशिएंट, और दूसरे हैं अपर्याप्त। इनएफिशिएंट और इनसफिशिएंट। इंडियंस का जो नेचर था दैट इज इनएफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट, समझ गए ना? तो वो किसी काम के हैं ना वो उस क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के हिसाब से गड़बड़ थे, ऐसे समझो, समझ गए? तो इंडियंस को किसको लेकर के? एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री को लेकर के। तो ये सारे रीजन आप किस में डालेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्या हुआ? गुस्सा आपका जनरेट हो रहा था। किसका? इंडियंस का। चलो नेक्स्ट आओ, सोशल रीजन। सोशल, सामाजिक कारण। सोशल रीजन में सब कई बार डिस्कस हो चुका है। सोशल रीजन में नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट ये है हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस इन रिलीजन। धर्म में हस्तक्षेप, धर्म में हस्तक्षेप। यहां पे डलहौजी का एक रिफर करेंगे आप। इंटरफेरेंस कई बार समझ गए हो, सती सिस्टम, ये तो सब पूरा पढ़ चुके हो ना, कोई नई चीज नहीं पढ़ रही। यहां पे इंपॉर्टेंट है डलहौजी का एक रूल लिख लीजिए। डलहौजी की पॉलिसी है, उसको बोलते हैं, डलहौजी की पॉलिसी में धार्मिक रिलीजियस अयोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ये है डैश करके लिखे, डलहौजी का एक्ट है। डलहौजी का एक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर इफ यू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियन, कुछ याद आ रहा? तो आपको बहुत सारे बेनिफिटेड, ये वही एक्ट है, लिख लीजिए। इफ एनीवन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म एक्सेप्ट करता है, करता है, करता है, देन ही विल गेट, तो उसे मिलेगा नंबर 1, देन उसे मिलेगा नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। दूसरा प्रमोशन। थर्ड ऑल प्रॉपर्टी राइट्स, सभी संपत्ति अधिकार, मतलब प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती थी वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अदर बेनिफिट्स कुछ और भी अगर आप होगा इसमें। वैसे मेन तो ये था, नौकरी मिल जाए, प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर मिल जाए, काम खत्म होगा, और क्या चाहिए? ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल थी बाय द क्रिश्चियन, मतलब फॉर द क्रिश्चियन। ठीक है, चलो ये हुआ आपका पहला पॉइंट, रिलीजियस में इंटरफेरेंस करना। दूसरा पॉइंट में लिखिए पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर। पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर का इंपैक्ट, ये तो आप समझ गए होंगे। आज भी बहुत सारे लोग इस चीज को अच्छा नहीं मानते हैं, तो उस समय तो ऑब्वियस बात है बहुत कम लोग समझदार थे। ठीक है, आज कोई समय की बताओ मुझे कोई भी एक ऐसा वेस्टर्न कल्चर राइट नाउ जो इंडिया में रनिंग है लेकिन आपको पसंद नहीं है, वो काफी फेमस हो चुका है, कोई भी? क्या? लिव इन, ठीक बात। और कुछ? तुम तो सीधे जंप मार दी। और कुछ हल्का? क्या चीज? वैलेंटाइन वगैरह आपको पसंद नहीं है? पसंद है? अरे मैं इसीलिए पूछा, आपको पसंद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कल्चर लेके आओ जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो वेस्टर्न काफी ज्यादा फेमस है, वो मैं पूछ रहा हूं। दिमाग दौड़ाओ यार, जरूरी है क्वेश्चंस, इससे आपका थोड़ा माइंडसेट खुलेगा यार दिमाग के आपके पास। मतलब आपका क्या रेडिकल सोच तो नहीं है ना कि तुमने बोल दिया नहीं बिल्कुल हिंदू धर्म की पूजा पाठ होनी चाहिए बाकी सब बंद करो, ये सब गड़बड़ का नहीं है। बोलो। नेग्लेक्ट करना ट्रेडिशनल कपड़ों को सर देखना, हाँ समझ गया मैं, बिल्कुल सही बात है। कोई अभी आप एक कुर्ता पैजामा पहन के आ जाए क्लास में तो कहोगे कहीं फंक्शन से आ रहे हो क्या, जबकि कायदे में तो वही आपकी ड्रेस है। साड़ी आप पहनते हो किस तरह, साड़ी आप ओकेजनली पहनते हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस आप रेगुलर पहनते हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा। कायदे में तो आपका ड्रेस वही है ना, ठीक बात है, तो ये आपको पसंद नहीं है।
अच्छा है बुरा? जो जो आप लोगों ने बताया वो अच्छा है कि बुरा? बंद कर दें उसको? बोलो। वेस्टर्न ड्रेस को बंद कर दें? आप लोगों के हिसाब से सही जाएगा, चलेगा? आप साड़ी पहन के हर काम कर सकते हैं? साड़ी पहन के कर सकते हैं कि नहीं? सूट हमारा वेस्टर्न हमारा अपना कल्चर है। साड़ी हमारा वेस्टर्न इंडियन कल्चर है ना, तो साड़ी पहन के आप सारे काम कर सकते हैं डेली के? नहीं। तब तब तो फिर वेस्टर्न कल्चर ने क्या बोला है? सही चीज ले कंफर्ट में ले आया ना आपको, थोड़ा सा इजी कर दिया चीजें आपको लेकर के। बात सही है? ठीक है, ठीक बात है, कुछ कुछ समझ रहे हो। थोड़ा सा और समझोगे, टाइम बीइंग में धीरे धीरे समझोगे। वेस्टर्न कल्चर में देखो सीधी, कोई भी कल्चर खराब नहीं होता है। हर कल्चर में अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। आप किसी भी कल्चर की अच्छी चीज को अडॉप्ट कर लो। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी कल्चर को एज इट इज नहीं उठाना चाहिए। जैसा है वैसा ही पूरा यहां से कॉपी पेस्ट नहीं करिए, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कीजिए। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किया। उन्होंने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, पढ़ने के बाद जो अच्छी चीज थी उसको हम अपने यहां लेके आए। बात समझ में? जैसे 3 लाइन लिखी गई, 3 लाइन में 2 लाइन ठीक है, 1 लाइन खराब है, तो मैंने केवल 2 लाइन उठाई, 1 लाइन नहीं उठाई। समझ रहे हो? तो वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे कल्चर में चीजें होंगी जो बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई कल्चर बताओ जो वेस्टर्न कल्चर में है और आपको बढ़िया लगता है। ये तो नहीं वाला हो गया ना। कोई ऐसा सिस्टम जो इंडिया में रनिंग है वेस्टर्न कल्चर और बढ़िया हो गया कम से कम। दोनों डायमेंशन चेक कर लें आपके। कोई भी कल्चर क्या है? एडल्ट फ्रेंचाइज, हाँ ठीक बात है। सार्वजनिक वोटिंग की बात कर, 18 साल के ऊपर की बात कर रही है, वोट देने वाली बात को लेकर के, ठीक बात है। और कुछ? वो तो 18 एक्चुअली वो कंडीशंस हो गया ना, 18 के ऊपर वालों के लिए। 18 से नीचे वालों के लिए फिर सोचे, दिमाग दौड़ाइए थोड़ा। एजुकेशन हो गई है सर चीजों को लेकर के, ठीक बात है। ठीक है, चलिए। कौन कहता है? तो गलत क्या हुआ इसमें? इसमें गलत क्या है? तो अच्छी चीज है ना। अगर आप, भाई सीधी बात है, कोई भी एक इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। भाई दुनिया भर में जो परफेक्ट लोग हैं उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटी उठा करके हमने एक परफेक्ट का कंपाइलेशन कर लिया, इसमें बुरा क्या किया? सब अच्छा ही तो था। भाई हमारी बुक में, हमें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का किसी का भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, अपना पढ़िए, बहुत डिफरेंस आपको मिल जाएगा। बहुत सारे जगहों पे रेडिकल आ गया है कि भाई साहब ऐसा 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 ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ऑप्शन है नहीं ना। तो ऐसे कैसे भाई? ठीक है, तो अब ये कौन डिबेट करता है भाई? मेरी बात, डिबेट डीडी न्यूज वाले डिबेट करिए, वो उस पर नहीं करिए। आज तक वालों की डिबेट ऐसी ही होती है। अगला ये वेस्टर्न कल्चर के बाद डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। थर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियस है, डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होगा? ब्रिटिशर्स के साथ। लिख भी दिया कुछ लोगों ने। किसके साथ? इंडियंस के साथ, भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा होगा ना। किस किस ग्राउंड पे हो रहा होगा? हाँ, रेस पे, कलर पे, ठीक बात है। और उसके अलावा लिख लीजिए इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ क्लब्स एंड होटल्स। मतलब क्लब्स एंड होटल्स में डिस्क्रिमिनेशन जो होता है क्लब में और होटल में। क्लब और होटल्स में जो एंट्री, आपने देखी है मूवी शहीद, हो वो सब भगत सिंह देखे हो, उसमें देखे थे, याद है? डॉग्स इंडियंस, बस बस बस, पता हो गया आपको, तो फिर तो काला घोड़ा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है आपका प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है प्रमोशन। प्रमोशन डैश वेस्टर्न कल्चर। पाश्चात्य सभ्यता का एक इंपैक्ट और दूसरा प्रमोशन करना। एक तो गलत चीज थी, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा देना। कितना भी हो जाए भाई साहब, अगर अपने रिलीजन के ऊपर बात आती है ना तो ठीक नहीं लगती चीजें, चाहे जितना भी। हमेशा अटल जी ने बहुत अच्छी, अटल जी का नाम सुने, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक चोट से ज्यादा चोट लगती है जब धार्मिक चोट लगती है। रिलीजियस इंपैक्ट बहुत तगड़ा होता है। मैं सिंपली बोलता हूं, आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं और आपके यहां दंगे हो रहे हैं और आपको हिंदू और मुस्लिम में से किसी एक का पक्ष लेना है, ऑप्शन है नहीं,
आप बोला नहीं सर हम तो न्यूट्रल लेंगे फला, वो है ही नहीं ऑप्शन। हिंदू और मुस्लिम में किसी एक जगह जाना ही पड़ेगा, मतलब यू हैव टू चूज, एटलीस्ट वन चूज करना। किसको चूज करेंगे? खत्म होगी सारी पढ़ी लिखी, जितना ट्रेनिंग ली, जितना पढ़ाई लिखाई की, सब खत्म हो गया, लीजिएंगे। क्योंकि हम लॉजिक कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में क्या बैठा हुआ? धर्म। तो धर्म में इंटरफेरेंस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे जितने आप समझदार हो। बात को समझो, आप चाहे जितनी बात करो कि हम ये हैं ये हैं ये हैं, हम बिल्कुल नहीं सेकुलर हैं फला ढिमका, नहीं होता है। जब बात आएगी रिलीजन पे, तो रिलीजन की बात 100% होती है किस पे? कि बॉस कुछ भी हो जाएगा, जब कल को ऐसा मरने की नौबत आ जाए, लाइट जिसमें ना दंगे हो गए, और दंगे में आपके घर में अटैक हुआ, उसमें एक पक्ष खड़ा हिंदू लोग और दूसरे लोग हैं मुस्लिम लोग, अपने अपने हाथ में वेपन्स लेकर के, आपको किसी एक के साथ जाना है, सामने वाले के अगेंस्ट में, समझ गए? तो मुस्लिम कम्युनिटी में आप जाएंगे तो बस सारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई आपकी। समझ में आया? तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, इसमें लॉजिक बात है कि जो धर्म है वो सिखाता ही यही ये चीजों को लेकर के। कायदे में सेकुलर के अगेंस्ट हो गए आप, जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है सेकुलर, वो तो उसके अगेंस्ट हो गए, बट लॉजिकली उसको एक्सेप्टेबल नहीं है वो। चलो, वेस्टर्न कल्चर का लास्ट रीजन लिखो, आर्मी रीजन। आर्मी, आर्मी के कारण में, आर्मी के कारण में कुछ दो तीन चीजें आपको समझ में आएंगी। लास्ट मतलब आर्मी है, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो रहे हैं। आर्मी में सबसे पहले लिखो, आर्मी के रीजन में सबसे पहला रीजन लिख लो, वो है पोस्टल स्टैम्प एक्ट। पहला रीजन है पोस्टल स्टैम्प एक्ट। पोस्टल स्टैम्प समझते हो? मूवी देखे बॉर्डर, संदेशे आते हैं, वो रियलिटी है ना। आर्मी वालों का जो कम्युनिकेशन है वो किससे हो सकता है? थ्रू लेटर। तो लॉजिक बात है, ये उस समय के ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर होते थे जिनका कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता था? लेटर के थ्रू होता था। अब लॉजिक समझिए, यहां पे है आपकी पोस्टिंग, यहां पर क्या है? आपकी पोस्टिंग, और यहां पर है आपका घर कहीं दूर। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका थ्रू क्या हो रहा है? लेटर। समझो, अब आपके घर के आसपास थोड़ा सा एनवायरनमेंट या माहौल क्रिएट किया जा रहा है, किस चीज को लेकर के? फ्रीडम को लेकर के, अंग्रेजों से फ्री होने को लेकर के। तो ये वाला जो माहौल है ये आप तक कैसे पहुंचेगा? मतलब आपके घरों में लड़ाई की तैयारी हो रही है कि अंग्रेजों के खिलाफ साहब लड़ना है मुझे, ठीक बात है, सही बात, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना है, तो आप तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू लेटर। अब अगर ब्रिटिशर्स के मन में डाउट आ गया क्या कि यहां का जो हिसाब किताब है वो यहां तक पहुंच जाएगा, और ये कौन लोग हैं? आर्मी वाले लोग हैं, तो आर्मी के अंदर अगर इस तरीके की चीजें चली जाएंगी तो गलत हो जाएंगी। तो उसको क्या करो? रोको। रोकने के लिए सीधी बात है, लेटर का कम्युनिकेशन तो आप रोक नहीं सकते, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो पोस्टल स्टैंप हैं, इस स्टैंप के जो रेट हैं उसको क्या कर दो? बढ़ा दो। ये तो कर सकते हो भाई। पोस्टल स्टैंप के जो रेट है वो कौन तय करता है? गवर्नमेंट। तो उस समय ब्रिटिशर्स ने इस पोस्टल स्टैंप के रेट को 3 टाइम कर दिया था ऑफ योर सैलरी। मतलब सैलरी तुम्हारी 1000 रुपए और जो पोस्टल स्टैंप है वो 3000 का है, तो आप किसी कीमत पे भी स्टैंप कर पाओगे? खरीद पाओगे? नहीं। जब खरीद पाओगे नहीं तो चिट्ठी तुम्हारी जाएगी, जब चिट्ठी जाएगी नहीं तो सब। इसमें अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कम्युनिकेशन था वो खत्म हो गया। नुकसान क्या हुआ सबसे ज्यादा? कि जो गुस्सा था कायदे में अंग्रेजों के अगेंस्ट में नहीं भी आना था वो फिर आ गया। रीजन आपके सामने, क्योंकि जो आर्मी वाला होता है वो किसके थ्रू ही बात करता है? लेटर। भाई उस लेटर में मम्मी पापा वाइफ बच्चे सब उसी में लिखते भेजते हैं अपना अपना। अरे मूवी देखे हो बॉर्डर, सीन याद रखो। याद आ गया भाई? गाना जो है यार संदेह के जो पहले वाला नहीं दिखाता है, वो एक मम्मी का भी दिखाया गया है, वाइफ का दिखाया गया, बच्चे का दिखाया नहीं। मेरा वो स्कूल का लिख के मेरी राइटिंग सोचो, तो वो होता है इमोशन। तो वो इमोशनल किससे अटैचमेंट था? इसके थ्रू आपने बैन कर दिया तो गुस्सा किसको आ जाएगा? आर्मी वाले को। तो ये एक रीजन था जिससे आर्मी के अंदर क्या हुआ? गुस्सा आया, पहला। ठीक है। दूसरा, सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, अखाद्य भोजन, इनएडिबल फूड। अखाद्य भोजन, इनएडिबल फूड। अखाद्य भोजन, खाने लायक जो खाना था वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं था, ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं था। नेक्स्ट,
कोई आया क्या? जानवी, जानवी कौन है? व्हाट्सएप डालो। अखाद्य भोजन, तीसरा ये। थर्ड है लेस सैलरी, कम वेतन, लेस सैलरी कम वेतन। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, नो प्रमोशन। इंडियन का तो वैसे भी नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं भारतीयों का, नो प्रमोशन। नो प्रमोशन। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें, यहां पर एक रूल का नाम है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। नेक्स्ट है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। थर्ड पॉइंट, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। 6:30 बजे बुलाओ, कह दो सर लेक्चर में अभी है ना, फ्री होंगे 6 बजे, 6 बजे आ रहे, ठीक है? या वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कह दो, ठीक है? 6 सवा 6 फ्री होंगे, ठीक है? बोल दो। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सेना भर्ती। इसमें कुछ इस तरीके की कहानी थी, ध्यान से। इसमें एक रूल पास हुआ था और वो रूल ये था कि जो इंडियन सोल्जर हैं उनको 1 साल आउट ऑफ इंडिया जाना होगा। 1 साल आउट ऑफ इंडिया क्या है, सर्विस देनी कंपलसरी कर दी गई थी। ध्यान से, जैसे अभी हमारे यहां रूल क्या है, अभी हमारे यहां रूल होता है कि 1 साल आपकी जो सर्विस है वो करगिल में है। किसी भी आर्मी में आप चाहे हवलदार की पोस्टिंग में होते हैं, आर्मी में एक हवलदार पोस्ट होती है, वहां पे हो या कर्नल हो, आपकी पूरी लाइफ में 1 साल आपको करगिल लद्दाख पोस्टिंग कंपलसरी कर दी गई है। सेम कहानी उस समय के रूल तक 1 साल आपको बाहर जाना था। बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं, किसमें का प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम इसमें है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है आपको क्या क्रॉस करना होगा? समुद्र को क्रॉस करना होगा। इंडिया जानते हो 3 तरफ से समुद्र है ना, तो इंडिया के बादशाह भारत के बाहर कहां जाएंगे? इंडिया जो उस समय वर्ल्ड था उसमें 70% ऑफ जो वर्ल्ड वो किसके कंट्रोल था? ब्रिटिश कंट्रोल में। तो लॉजिक बात है, तो ब्रिटिशर्स को बंदों की जरूरत पड़ती रहती थी, तो वो इसीलिए सोल्जर को लेके जाते थे। ठीक है, तो समझ में आया क्यों जाएंगे? रीजन बिकॉज सर्विस फॉर द ब्रिटिश कंपनी। तो वहां जाएंगे सी क्रॉस। दिक्कत ये थी कि जो सी क्रॉस करना है, इस सी क्रॉस करने का जो मतलब था, आपका जो अपना कल्चर होगा उस कल्चर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, समझौता कर लेंगे अपनी संस्कृति के साथ। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप 1 साल सऊदी में रहे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 साल सऊदी में आप रहे और आपने नॉन वेज का सेवन नहीं किया, तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा यूनिवर्सल है वो चीजें और आप वो चीज नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? या जैसे आप 1 साल बनारस रहे हो, गंगा एक भी दिन नहीं नहाए, तो कैसा लगा सुनने में? झूठ नहीं लग रहा यार, क्या बात कर रहा है? दिक्कत यह थी कि हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में माना जाता था कि अगर आप सी को क्रॉस करके जाएंगे तो जो कल्चर है आप उसके साथ क्या कर गए? कॉम्प्रोमाइज कर गए। और कल्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि जो आपका अपना कल्चर था, यानी जो आपका समाज था, सोसाइटी थी, उस समाज के कुछ रूल्स होंगे, उस रूल के क्या हो गए? तुम बाहर हो गए। तभी तो बाहर जाकर के हो गए। जब समाज से बाहर हो गए, समाज के रूल से बाहर हो गए, तो जो तुम्हारी फैमिली है, परिवार, उस परिवार को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। देयर इज नो राइट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो लड़का था वो लड़का घर से बाहर जाकर के क्या कर लिया? गड़बड़ कर लिया कुछ। तो उसके कारण जो परिवार है, उसका जो कल्चर है वो क्या हो गया? सोसाइटी के कल्चर से बाहर हो गया। तो इस बंदे की फैमिली को सोसाइटी से क्या करो? बाहर निकाल दो। समझ आ रहा है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट? पक्का? इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? ब्रिटिशर्स की, सोसाइटी की गलती। सोसाइटी की गलती कभी नहीं होती है, समझो बात को। सोसाइटी के अपने रूल्स हैं। हमारे, मैं सोशल पढ़ी नहीं हो, तुम समझो, सोशल जो रूल्स हैं, समाज के कुछ नियम हैं, उस नियम के बाहर जाकर के अगर आप काम करेंगे तो गलती सोसाइटी की क्या आपकी?
आज की नहीं, अरे ये इस कॉन्सेप्ट की नहीं, ये तो उस समय की कहानी। सोसाइटी ने ऐसा, उस समय की सोसाइटी का रूल था कि ऐसा नहीं हो सकता। दिक्कत ये थी कि ये जो रूल है ये कंपलसरी था। तो सबसे बड़ी गलती किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की। क्यों? आप जबरदस्ती भेज रहे। यहां पे होना चाहिए आप अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, अगर वॉलेंट्री, तो मेरी मर्जी मैं जाऊंगा, तो मैं उसके प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखूंगा ना यार, मेरी सोसाइटी से बाहर हो जाएगा, बाइकआउट हो जाएगा। लेकिन आप मेरे को जबरदस्ती जब बाहर भेज रहे हो, मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे को भेज रहे हो, और मैं गया, उसके चक्कर में मेरा परिवार को क्या कर दिया गया? सोसाइटी से बाहर कर दिया गया। तो गुस्सा किसको आएगा? मुझे भी आएगा, साथ में जो मेरी फैमिली है। लॉजिक बात है, जितने भी सोल्जर हैं उनका बैकग्राउंड क्या होता है? फार्मर फैमिली। कितने क्लास 1 ऑफिसर या कितने अमीर लोगों के बच्चे सोल्जर बनते हैं? नहीं ना, सब गरीब होते हैं जितने होते हैं भाई। लॉजिक बात है कि किसान ये सब होते हैं। तो किसान आदमी को उसकी सोसाइटी से अगर बायकॉट कर दें, तो लॉजिकली बात है, इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा किसान की फैमिली को आएगा, प्लस उस सोल्जर को आएगा। तो इस एक्ट का क्या नाम था? ये एक्ट था आपका। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं इन सब पे, इसीलिए ध्यान से करा रहा हूं मैं।